नमस्कार दोस्तों, NIS गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग NCERT ज्योग्राफी के लेसन 2 क्लास 12th का अध्ययन कर रहे हैं। अभी हमने इसके पूर्व के वीडियो में जनसंख्या के संबंध में कुछ आंकड़े आपको दिए थे। विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि के संबंध में अध्ययन किया था, जिसमें विश्व में जनसंख्या वितरण के क्या प्रारूप हैं, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से प्रमुख कारक हैं, जनसंख्या का घनत्व क्या है, इस संबंध में हम पूर्व के वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम लोग जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख घटक कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज इसका अध्ययन करेंगे। तो देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज: बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। जनसंख्या परिवर्तन को मुख्य रूप से हम लोग 3 घटक में डिवाइड करते हैं: जन्म, मृत्यु और प्रवास। तो सबसे पहले समझते हैं जन्म। अशोधित जन्म दर अर्थात क्रूड बर्थ रेट को प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए बच्चों, जीवित बच्चों के रूप में इसको व्यक्त करते हैं। इसकी गणना करने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है: अशोधित जन्म दर अर्थात क्रूड बर्थ रेट इक्वल टू किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म अर्थात स्त्रियों द्वारा दिए गए जीवित बच्चों की संख्या डिवाइडेड बाई किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या अर्थात पॉपुलेशन इंटू 1000। मृत्यु दर जनसंख्या परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभाती है। जनसंख्या वृद्धि केवल बढ़ती हुई जन्म दर से नहीं होती, अपितु घटती हुई मृत्यु दर से भी होती है। तो अशोधित मृत्यु दर, जिस प्रकार से हम लोग अशोधित जन्म दर निकालते हैं कि किसी वर्ष विशेष में जन्म कितना हुआ है, यह जन्म दर या मृत्यु दर यह प्रति 1000 व्यक्तियों के ऊपर कैलकुलेट की जाती है। तो अशोधित मृत्यु दर को निकालने के लिए भी जो गणना है उसको किस प्रकार से हम गणना करते हैं, उसको किस प्रकार से हम लोग निकालते हैं, उसके लिए भी सिंपल फॉर्मूला है: किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या कितनी है, उस वर्ष के मध्य में अनुमानित संख्या कितनी है, इंटू 1000। तो मोटे तौर पर मृत्यु दर किसी क्षेत्र की जननांकीय संरचना अर्थात डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, सामाजिक उन्नति और आर्थिक विकास के स्तर द्वारा प्रभावित होती है। जन्म और मृत्यु के अतिरिक्त एक और घटक है जिससे जनसंख्या का आकार परिवर्तित होता है, वह है प्रवास। प्रवास अर्थात माइग्रेशन। व्यक्तियों के एक स्थान से दूसरे स्थान में जाकर बसने की क्रिया को प्रवास कहा जाता है। इसके कई प्रकार हो सकते हैं। किसी दूसरे स्थान में आकर बसावट की प्रकृति के आधार पर इस प्रवास को स्थायी, अस्थायी और मौसमी 3 रूपों में विभक्त कर सकते हैं। प्रवास मुख्यतः 3 रूपों में होता है: या तो स्थायी होगा परमानेंट, या अस्थायी होगा टेम्पररी, या मौसमी सीजनल होगा। तो दोस्तों आइए इनको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। स्थायी प्रवास में आए हुए व्यक्ति बसावट या जहाँ वो बसने जा रहे हैं वहाँ मुख्य रूप से बस जाते हैं और अपने मूल स्थान पर लौट करके नहीं जाते हैं। इसका सबसे सुंदर एवं सरल उदाहरण ग्रामीण जनसंख्या को अपने अपने गांव से रोजगार की तलाश में पलायन करके जब वो शहरी क्षेत्र में आ जाते हैं और स्थायी रूप से अपना वहाँ मकान बना करके रहने लगते हैं और पुनः वो लौट करके गांव की ओर नहीं जाते हैं, तो इस प्रकार के निवास को स्थायी निवास कहते हैं। इसका एक उदाहरण और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी समझा जा सकता है, जब व्यक्ति अपने देश को छोड़ करके किसी अन्य देश में जाता है और वहाँ की नागरिकता ग्रहण करके वहीं स्थायी निवास बना लेता है। तो इस तरह का जो प्रवास है, माइग्रेशन है, वो स्थायी या परमानेंट प्रवास कहलाता है। अस्थायी प्रवास के अंतर्गत वो लोग आते हैं जो कुछ समय रोजगार, धंधा इत्यादि करने के लिए अपने मूल स्थान से आते हैं और कार्य करने के पश्चात वो पुनः अपने मूल स्थान की ओर लौट जाते हैं। इसका उदाहरण है जैसे फसल कटाई के समय बिहार के खेतिहर मजदूर पंजाब या हरियाणा प्रदेशों में आकर के स्थायी प्रवास करते हैं और कटाई समाप्त हो जाने के पश्चात पुनः ये अपने घर या अपने गांव वापस लौट जाते हैं। तो बड़े बड़े शहरों जैसे कोलकाता, चेन्नई, मुंबई या बड़े शहरों में जो रोजगार की तलाश में लोग आते हैं और अपना रोजगार पूर्ण करने के बाद जब पुनः वो अपने अपने गाँव में पहुँच जाते हैं, तो इस तरह का जो प्रवास होता है वह अस्थायी या टेम्पररी कहलाता है। प्रवास का एक और प्रकार है मौसमी या सीजनल। जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में सामान्यतः लोग ग्रीष्मकाल में अपने पशुओं के साथ घाटी इलाके से चल करके ऊंची पहाड़ियों पर पहुंच जाते हैं
और जैसे ही शीत ऋतु का आगमन होता है ये लोग अपने मवेशियों के साथ उतरकर पुनः अपने घाटी के इलाके में चले जाते हैं। तो इन लोगों का जो मूल स्थान है, मूल स्थान का जैसे आवास घाटी में होता है, तो घाटी से उतरकर चढ़ करके पर्वतीय ढलानों पे आते हैं और पशुओं को चराने के बाद पुनः वो वहाँ लौट जाते हैं। जब सर्दी में उच्च पर्वतीय ढाल ठंडे होने लगते हैं तो ये लोग निम्न भागों की ओर घाटी में लौट जाते हैं। आमतौर पर वार्षिक आवागमन के रास्ते तथा चारागाह भी वस्तुतः निश्चित होते हैं। इस प्रकार ऊंचाई के अनुसार प्रवास को ऋतु प्रवास कहा जाता है। इसको हम लोग ऋतु प्रवास भी कहते हैं, मौसमी प्रवास भी कहते हैं और सीजनल प्रवास भी कहते हैं। तो आधार के प्रवास को हम लोग मुख्य रूप से 4 भागों में विभक्त करते हैं। प्रवास के संबंध में आपको 2 बातों को जानना आवश्यक है, आप्रवास और उत्प्रवास। क्या आप लोगों ने कभी महसूस किया है कि एक ही व्यक्ति दोनों आप्रवासी और उत्प्रवासी हो सकता है? तो आप समझ लीजिए, आप्रवास अर्थात इमिग्रेशन, प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं आप्रवासी कहलाते हैं। मान लीजिए आप ग्रामीण से शहर क्षेत्र में कोई व्यक्ति आया तो उसको आप्रवासी कहा जाएगा, या एक देश से दूसरे देश में जाकर के व्यक्ति पहुंचा है तो वहां पर वह आप्रवासी कहला जाए। और वही व्यक्ति जिस स्थान से गया है, प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चला जाता है, वह उत्प्रवासी कहलाता है। अर्थात एक व्यक्ति के 2 रूप हो सकते हैं, दोनों नाम हो सकते हैं। जहां वो पहुंचा है उसको वहां पे आप्रवासी कहेंगे और जहां से वह गया है उसको उत्प्रवासी कहेंगे। इसके अलावा आइए दोस्तों देखते हैं कि ऐसे कौन से कारण हैं जिस कारण से व्यक्ति प्रवास करता है, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट होता है। तो प्रवास को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उनको हम लोग 2 समूह में डिवाइड करते हैं। पहला है प्रतिकर्ष कारक, जैसे कि बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदाएं, महामारियां, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन जैसे कारण उद्गम स्थान को कम आकर्षित बनाते हैं। इसको आप समझ लें कि ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी है, रहन सहन की स्थितियां इतनी अच्छी नहीं होती हैं, गांव में राजनीतिक उथल पुथल मची रहती है, कहीं कहीं जलवायु प्रतिकूल होती है, बहुत अधिक शीतल प्रदेश है या बहुत अधिक उष्ण प्रदेश है। तो इन कारणों से व्यक्ति एक स्थान से जहां पर की अनुकूल परिस्थितियां हों, जहां पर की रहन सहन की सुविधाएं अच्छी हों, जहां पर व्यक्ति को रोजगार मिल सकते, तो ऐसे स्थान पर लोग पलायन कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। तो एक तो ये कारण होगा प्रतिकर्ष कारक अर्थात पुश फैक्टर्स, कि किस कारण से व्यक्ति पुश हो रहा है, किस कारण से वो प्रतिकर्ष कर रहा है। और दूसरा जो कारक है वह है अपकर्ष। अपकर्ष का मतलब किसी दूसरी जगह की अच्छी चीज़ हमें उस ओर खींच रही है, जैसे काम के बेहतर अवसर, रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांति व स्थायित्व, जीवन व संपत्ति की सुरक्षा तथा अनुकूल जलवायु जैसे कारक गंतव्य स्थान को उद्गम स्थान की अपेक्षा अधिक आकर्षक बनाते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति विशेष का तो ग्रामीण क्षेत्र में कोई रोजगार नहीं है, उसको रोजगार कहीं अच्छी जगह मिल रहा है, किसी फैक्ट्री मिल रहा है, बाहर शहर में मिल रहा है, कहीं पे कोई फैक्ट्री डेवलप हुई है, तो वह फैक्ट्री जहाँ डेवलप हुई है वहाँ उस व्यक्ति को आकर्षित कर रही है। उसे लग रहा है कि वहाँ का रहन सहन का स्तर हमारा अच्छा हो सकता है, इसलिए वह व्यक्ति वहाँ माइग्रेट कर जाता है। तो इस प्रकार से 2 फैक्टर हुए, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक, जिसकी वजह से कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर माइग्रेट करता है या वहाँ प्रवास करता है। आइए हम जनसंख्या वृद्धि की कुछ प्रवृत्तियों, ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर नज़र डालते हैं। इस ग्राफ में हम देख रहे हैं वर्तमान से 12,000 वर्ष पूर्व, अर्थात आज के समय से लगभग 12,000 वर्ष पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से भी पूर्व, बिफोर क्राइस्ट में, ईसा से पूर्व, उस समय इस पूरी दुनिया संसार की जो पॉपुलेशन थी 0.25 अरब अर्थात 25 करोड़ के लगभग थी। उसके बाद 1600 ईस्वी तक आते आते यह 50 करोड़ अर्थात 0.5 अरब पॉपुलेशन हो पाई है। इसके बाद इसका आंकड़ा थोड़ा सा बढ़ा 1700 ईस्वी पर आकर के 1800 में थोड़ा बढ़ा। 1800 ईस्वी के बाद जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई। इस वृद्धि के होने के क्या मुख्य कारण थे ये आप यहाँ देख सकते हैं। सूचना और कंप्यूटर का विकास, जब प्रौद्योगिकी का विकास, साफ सफाई, चिकित्सा, परिवहन, औद्योगिक, यूरोपीय खोजें, उपनिवेशवाद और बसाव का युग प्रारंभ हो गया, तो यहाँ पर जो विस्फोट हो गया जनसंख्या, अचानक जनसंख्या बढ़ी। इस ग्राफ के माध्यम से भी हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि 1830 में
जनसंख्या पूरे विश्व की उस समय 1 अरब थी। 1 अरब से 2 अरब जनसंख्या होने में लगभग 100 वर्ष का समय लगा। 1830 में 1 अरब जनसंख्या थी और 1930 में आकर के यह जनसंख्या हुई 2 अरब। 1930 से लेकर के 1960 तक पूरे विश्व की जनसंख्या 3 अरब हो गई, अर्थात यहाँ पर 1 अरब पॉपुलेशन बढ़ने में मात्र 30 वर्ष का समय लगा। उसके बाद 1960 से 1975 में ये जनसंख्या जो विश्व की थी 3 अरब से 4 अरब हो गई, अर्थात यहाँ पर जो जनसंख्या बड़ी डबल हुई या 1 अरब जो बढ़ी वह मात्र 15 वर्षों में बढ़ गई। तो 1975 से 1987 के बीच में कुल 12 वर्षों के अंतराल में 4 अरब से 5 अरब जनसंख्या हो गई। 1987 से लेकर के 1999 तक मात्र 12 वर्षों में 5 से 6 अरब हो गई, अर्थात अब प्रत्येक 10 या 12 वर्षों में जनसंख्या पूरे विश्व की 1 अरब के लगभग बढ़ रही है। तो यह हमारा क्या है, जनसंख्या वृद्धि की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। यह प्रवृत्तियां क्यों आई? महामारियों व अन्य संक्रामक रोगों के विरुद्ध टीकाकरण बने, चिकित्सा सुविधाओं का सुधार हुआ, स्वच्छता को पूरे विश्व ने अपनाया, मृत्यु दर में कमी आई। तो ऐसे कई विशेष कारण हैं जिस वजह से जनसंख्या वृद्धि तीव्र गति से हुई। अगला टॉपिक है जनसंख्या परिवर्तन के स्थानिक प्रारूप, पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज। जैसा कि सब जानते हैं कि विश्व के जितने भी भाग हैं, अगर सभी की तुलना करें तो निश्चित तौर पर सभी जगह पॉपुलेशन का डिफरेंस पाया जाएगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अंतर होगा। विकसित देशों में विकासित देशों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि कम है। क्या कारण है? दूसरी चीज, जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाता है, अर्थात जहां पर जनसंख्या वृद्धि दर अधिक होगी वहां का जो विकास दर होगा निश्चित रूप से कम होगा, और यदि जनसंख्या वृद्धि दर निम्न है तो आर्थिक विकास का दर उच्च होगा। आइए इसको हम एक तालिका के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। विश्व के विभिन्न जो कॉन्टिनेंट्स हैं, महाद्वीप हैं, विश्व में 1990 से 95 के बीच में वृद्धि दर जो थी 1.6, और 2010 से 15 के बीच में जो अनुमानित वृद्धि दर आई है वो है 1.2, अर्थात पहले की अपेक्षा यहाँ पर वृद्धि दर जनसंख्या की कम हुई है। इसका रीजन क्या है? अगर वृद्धि दर कम हुई है तो यहाँ हमने पहले आपको बताया था कि ऋणात्मक संबंध है आपकी जनसंख्या वृद्धि में और आर्थिक विकास में। तो आर्थिक विकास अब विश्व का पहले की अपेक्षा बड़ा है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में अगर हम देखते हैं तो पहले वृद्धि दर जनसंख्या की 2.4 थी, अब बढ़ गई है 2.6 हो गई, मामूली सा इसमें बढ़ोतरी हुई है। और ये भी आप जानते हैं कि अफ्रीका अभी भी कुछ विकासशील कंट्रीज़ हैं और कुछ अविकसित हैं। वहाँ पर एक भी ऐसी कंट्री नहीं है जो कि विकसित हो। तो वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि का जो हमने पहले आपको बताया था कि जनसंख्या वृद्धि में और आर्थिक विकास में ऋणात्मक संबंध है, वह भी यहाँ स्पष्ट हो रहा है। अगर यूरोप की बात करें तो यूरोप में पहले 0.2 जनसंख्या वृद्धि थी, बहुत मामूली सी जनसंख्या वृद्धि वहाँ हो रही थी, और अब वो और 0.1 हो गई है। तो वहाँ पे पॉपुलेशन वृद्धि बहुत मामूली हो रही है और पहले की अपेक्षा और कम हो गई है। और कम होने का जैसा कि नतीजा हम आपको बताते हैं कि वहाँ पर विकास दर जो है बहुत अच्छी है, विकास में उच्च स्तर है। इसी प्रकार से उत्तरी अमेरिका में भी वृद्धि दर पहले की अपेक्षा 1.4 से 0.8 हो गई है, कम हो गई है। लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन कंट्रीज़ में भी 1.7 से 1.1 हुई है। एशिया में भी 1.6 से 1 हुई है। तो जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि दर कम हो रही है, लोगों का जीवन स्तर, रहन सहन या आर्थिक स्थिति में विकास हो रहा है, उसकी स्थिति उच्च हो रही है। किसी देश पर जनसंख्या परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है? इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंजेस। तो एक विकासशील अर्थव्यवस्था में जनसंख्या की अल्प वृद्धि अपेक्षित है, स्वाभाविक है। फिर भी एक निश्चित स्तर के बाद जनसंख्या वृद्धि समस्याओं को उत्पन्न करती है। इनमें से संसाधनों का ह्रास होना शुरू हो जाता है, जो कि बहुत ही गंभीर समस्या है। जनसंख्या का ह्रास भी चिंता का विषय है। यह इंगित करता है कि वे संसाधन जो पहले जनसंख्या का पोषण करते थे अब उस जनसंख्या के पोषण के सक्षम नहीं रहे हैं। तो जो जो जनसंख्या बढ़ती जाती है उसी प्रकार से कुछ ना कुछ समस्याएं उत्पन्न होना शुरू हो जाती हैं। एड्स, HIV, जिसको हम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम बोलते हैं, जैसी घातक महामारियों ने अफ्रीका, स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल
के कुछ भागों और एशिया में मृत्यु दर बढ़ा दी है और औसत जीवन प्रत्याशा पहले की अपेक्षा घट गई है। जीवन प्रत्याशा से क्या तात्पर्य है? एक पूरी आयु काल में व्यक्ति कितने वर्ष जीता है औसत रूप से, वह हमारी जीवन प्रत्याशा होती है। इसमें जनसंख्या वृद्धि धीमी हो गई है। इस तालिका के माध्यम से विश्व जनसंख्या की जो 2 गुना होने की अवधि है उसको समझा जा सकता है। 10,000 ईसा पूर्व जनसंख्या लगभग 50 लाख थी, अवधि जिसमें जनसंख्या दोगुनी हुई। 1650 ईस्वी में 50 करोड़, लगभग 1500 वर्ष लगे। 1804 में लगभग 100 करोड़ थी, 154 वर्ष लगे। 1927 में 200 करोड़ हुई, लगभग 123 वर्ष लगे। 1947 में 400 करोड़ हुई, लगभग दुगने होने में 47 वर्ष लगे। और 2025 में यह जनसंख्या जो है 800 करोड़ के लगभग होने की संभावना है, जिसमें कि अब दुगने होने में 51 वर्ष लगेंगे। तो दोस्तों, यह विश्व जनसंख्या के दुगने होने की अवधि का विवरण था। इसके बाद जननांकीय संक्रमण, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जा सकता है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि जैसे ही समाज ग्रामीण, खेती और अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके नगरीय औद्योगिक और साक्षर बनता है, तो किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म और उच्च मृत्यु से निम्न जन्म व निम्न मृत्यु में परिवर्तित हो जाती है। ये परिवर्तन अवस्थाओं में होते हैं जिन्हें सामूहिक रूप से जनांकीय चक्र के रूप में जाना जाता है। इसको हम डेमोग्राफिक साइकिल कहते हैं। आपको जानकारी होना चाहिए या आप जानकारी प्राप्त कर लें कि जनांकीय संक्रमण जो है या जनांकीय का जो सिद्धांत है, इसके प्रतिपादक W.M. थॉमसन और फ्रैंक महोदय हैं। तो W.M. थॉमसन और फ्रैंक महोदय ने जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत, जनांकीय चक्र का फॉर्मूला आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया था। तो इसमें आप समझ सकते हैं, ग्रामीण व्यक्ति खेतिहर होने के बाद वो नगरीय और औद्योगिक में पहुंचता है, वहाँ उसका लिविंग स्टैंडर्ड हाई होता है, जन्म व निम्न मृत्यु में परिवर्तित हो जाती है। तो ये परिवर्तन जो होते हैं यही जनांकीय चक्र के रूप में जाने जाते हैं। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के 3 अवस्थाओं वाले मॉडल की व्याख्या करता है। 3 स्टेज मॉडल ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन थ्योरी। आइए तो इस चित्र के माध्यम से एक ट्रांजैक्शन थ्योरी को हम समझते हैं, किस प्रकार से जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत यहाँ पर लागू होता है। यहाँ आप देख रहे हैं, प्रथम अवस्था में उच्च प्रजननशीलता अर्थात उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर है। यहाँ पर विभिन्न महामारियाँ, भोजन की अनिश्चितता, विभिन्न कारणों की वजह से लोग अधिक मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसी कारण से लोग अधिक से अधिक बच्चा पैदा करने के लिए प्रेरित भी होते हैं। तो अधिक जन्म दर होता है, अधिक मृत्यु दर होती है और जनसंख्या वृद्धि भी बहुत ही निम्न होती है, बहुत ही धीमी होती है। अधिकांश लोग खेती में कार्यरत रहते हैं, खेती के कार्यों में संलग्न बने रहते हैं। जहाँ बड़े परिवारों को ही ये लोग पर संपत्ति समझते हैं, बड़ा परिवार करने की इनमें होड़ रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा किए जाते हैं, तो जीवन प्रत्याशा भी इन लोगों में बहुत निम्न होती है। तो अधिकांश लोग जो हैं अशिक्षित होते हैं और उनके प्रौद्योगिकी का जो स्तर होता है बहुत ही निम्न होता है। 200 वर्ष पूर्व विश्व के सभी देश लगभग इसी अवस्था में थे। यह जो द्वितीय अवस्था है, द्वितीय अवस्था के प्रारंभ में प्रजननशीलता या जो बर्थ रेट है वो हाई है, किंतु समय के साथ यह घटती जाती है। यह अवस्था घटी हुई मृत्यु दर के साथ आती है। स्वास्थ्य संबंधी दशाओं व स्वच्छता में सुधार के साथ मृत्यु दर में कमी आती है। इस कारण से यह जो अंतर है, जनसंख्या में होने वाला शुद्ध योग उच्च होता है। यहाँ पर ये लास्ट की जो तीसरी अवस्था है, अंतिम अवस्था में बर्थ रेट और डेथ रेट, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों अधिक घट जाती हैं, दोनों बहुत ही निम्न स्तर पर आ जाती हैं। जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या मंद गति से बढ़ती है। जनसंख्या नगरीय और अशिक्षित हो जाती है तथा उसके पास तकनीकी ज्ञान होता है। ऐसी जनसंख्या विचारपूर्वक परिवार और आकार का नियंत्रण करती है। तो जो विकसित देश हैं, जो विकसित कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्री हैं, उनकी यही अवस्था होती है। तृतीय अवस्था में वो डेवलप्ड कंट्री आ चुकी हैं।
अभी जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो सेकंड स्टेज में हैं। इस मॉडल से प्रदर्शित होता है कि मनुष्य जाति अत्यधिक नम्र है और अपनी प्रजननशीलता को समायोजित करने की योग्यता रखती है। वर्तमान में विभिन्न देश जनांकीय संक्रमण की विभिन्न अवस्थाओं से होकर के गुजरते हैं। आइए दोस्तों, अब इस पार्ट के अंतिम टॉपिक पर नजर डालते हैं, जनसंख्या नियंत्रण के क्या उपाय हैं। परिवार नियोजन का काम बच्चों के जन्म को रोकना अथवा उसमें अंतराल रखना है। परिवार नियोजन सुविधाएं जनसंख्या वृद्धि को सीमित करने और महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर करने में मुख्य भूमिका निभाती हैं। प्रचार, गर्भ निरोधक की सुगम उपलब्धता, बड़े परिवारों के लिए कर निरुत्साहन उपाय, कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो जनसंख्या नियंत्रण में सहायक हो सकते हैं। तो जनसंख्या नियंत्रण के बहुत सारे उपाय हैं, अभी तक आप बहुत सारे पढ़ते आ रहे हैं, तो उन सभी को आप इसमें लिख सकते हैं। एक थॉमस माल्थस ने अपना सिद्धांत 1798 में दिया था, उसको आप समझ लें। आज के लिए एकदम सरोकार उसका आज के हिसाब से, आज के समय के हिसाब से बिल्कुल सिद्ध हो रहा है कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी। जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम अकाल, बीमारी तथा युद्ध द्वारा इसमें अचानक गिरावट के रूप में सामने आएगा। तो दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं कि जैसी ही जनसंख्या बढ़ रही थी, जनसंख्या के विस्फोट का काल था, लेकिन अत्यधिक जनसंख्या के होने के कारण थॉमस माल्थस का जो सिद्धांत है कि जनसंख्या में अचानक गिरावट आएगी, किन रीजन से आएगी, अकाल हो सकता है, बीमारी हो सकती है और युद्ध हो सकता है। तो अभी आप कोरोना की जो वैश्विक महामारी देख रहे हैं, अगर आप इसको थॉमस माल्थस के सिद्धांत से जोड़ें तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है। 1798 में जो बात माल्थस महोदय ने कही थी वह आज के रूप में पूर्ण रूप से प्रासंगिक है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। आप हमारे साथ, हमारे यूट्यूब के साथ जुड़े रहें, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में आपको इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर सिखाएंगे। इसके पूर्व के वीडियो का लिंक हम इस वीडियो में दे देंगे, वहाँ से पढ़ सकते हैं। फर्स्ट लेसन का भी इस लिंक इसमें मिल जाएगा आपको, वहाँ से भी आप इस अध्ययन कर सकते हैं। और अगले वीडियो को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। NIS गुरु चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।